आज हम मज़ीद HDL को देखेंगे। तो लेट्स से अगर हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस हैं तो उनका अगर हमने हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव अ बूलियन एक्सप्रेशन विच इज़ E इज इक्वल्स टू जिस जो एक सम ऑफ मिन टर्म्स है बेसिकली। इसमें मिन टर्म्स क्या क्या हैं, पहली A है और फिर प्लस का सिंबल है जो कि और गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आई हैव अ सेकंड प्रोडक्ट टर्म विच इज़ B multiplied by C, and then I have a third product term which is B/D। और इसी तरह मेरे पास एक और बुलियन एक्सप्रेशन है F इज इक्वल्स टू B-C प्लस B, और दूसरी उसकी मिन टर्म है B/C'D'। तो इन दो बुलियन एक्सप्रेशन का अगर हमने कोड लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। ये कमेंट्स होती हैं, इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये दीज आर जस्ट कमेंट्स। सो इसको आपने, ये जस्ट हम लिखते हैं बताने के लिए लिखते हैं कि वेरिलॉग मॉडल सर्किट विद बूलियन एक्सप्रेशन। सो अब हम सर्किट्स विद बूलियन एक्सप्रेशन का कोड लिखने जा रहे हैं। आपने वैसे ही लिखना है जैसे सर्किट्स फिजिकल सर्किट्स का लिखते हैं, तो मॉड्यूल की फॉर्म में ही लिखना है। मॉड्यूल से स्टार्ट होगा और एंड मॉड्यूल से ही आपका मॉड्यूल क्लोज होगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसको नाम दे देना है। तो इसको नाम ये सर्किट अंडरस्कोर बूलियन अंडरस्कोर CA का दे रहा है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके बाद इसकी वो आउटपुट और इनपुट पोर्ट्स लिख रहे हैं यहाँ पे E और F इसके आउटपुट है, एंड देन A B C D ये जो मिन टर्म्स यूज हो रही हैं दीज आर इनपुट्स ऑब्वियसली। देन सेमीकोलन लगा के अब स्पेसिफिकली उसने बताना है कि आउटपुट, इनमें से आउटपुट्स कौन सी हैं और इनपुट्स कौन सी हैं। तो पहले वो आउटपुट बता रहा है, E और F उसकी आउटपुट्स हैं, ऐसे ही इनपुट A B C और D हैं। अब आपने ये काम इम्प्लीमेंट करवाना है तो बहुत ही सिंपल है, आपने जस्ट असाइन का कीवर्ड लिखना है ASSIGN और आपका आगे वो एक्सप्रेशन लिख देना है इन अ सर्टेन फॉर्मेट, तो आपका काम चल जाएगा। आपको कोई इसमें सर्किट या गेट्स वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ आप मैथमेटिक बुलियन एक्सप्रेशन उठाएं, असाइन का कीवर्ड लिखें और वो बुलियन एक्सप्रेशन लिख देंगे, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी HDL के अंदर। तो इस केस में देखिए क्या कर रहा है, E इज इक्वल्स टू, इसने बिल्कुल एज इट इज़ ये एक्सप्रेशन लिखा है A और यहाँ पे और गेट के लिए हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और गेट के लिए ये स्लैश का सिंबल यूज होता है, दिस सिंबल। देन नेक्स्ट हमारी मेन टर्म B और C का आपस में एंड हो रहा है, तो ये B जब हम प्रोडक्ट हो वहाँ एंड होता है हमें पता है, तो यहाँ पे B एंड C कर रहा है वो ब्रैकेट लगा के, ये ऐसे ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अगेन और है हमारे पास, अगेन और आ गया, और फिर B कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ये प्राइम, ये वाला सिंबल टिल्डा, टिल्डा सिंबल इसको सिंबल कहते हैं इसको, ये टिल्डा साइन आप यूज करके कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं किसी भी इनपुट का। ठीक है, इस तरह करके ये आपके कीबोर्ड में होता है टिल्डे का साइन, ये 1 की जो की है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो यू कैन यूज दिस। सो B में कॉम्प्लीमेंट है और D में नहीं है, सो और इनके बीच प्रोडक्ट हो रहा है यानी कि एंड गेट है, तो ये एंड का सिंबल आ गया। सो B' एंड D आगे उसने क्लोज कर दिए। ऐसे ही वो असाइन F B' एंड C, और इनके बीच में और हो रहा है, ये और आ गया, और वही स्टेटमेंट एज इट इज। अब यहाँ पे 3 इसके पास लिटरल्स हैं, तो तीनों उसने बारी बारी लिख दी। B एज इट इज था, फिर एंड कॉम्प्लीमेंटेड C है, कॉम्प्लीमेंटेड C एंड कॉम्प्लीमेंटेड D। मतलब आपने वैसे ही एज इट इज बुलियन एक्सप्रेशन लिख देना है, जस्ट आपने स्टार्ट में असाइन का कीवर्ड लिखना है, बाकी काम आपका सारा वही है, असाइन का कीवर्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान चीज़ थी आपके लिए। देन आगे चलते हैं, अगर हमें इस नेक्स्ट टॉपिक है यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स। अभी तक हमने जितने देखे वो सिस्टम डिफाइंड पैरामीटर्स थे, मतलब कोई ना कोई गेट लगा हुआ था, कोई ना कोई लॉजिक इंप्लीमेंट हो रही थी जिसकी बेसिस पे हमारे पास आउटपुट आ रही थी। आप ऐसा भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं जिस जो टोटली आपकी अपनी मर्जी की बेसिस पे हो। मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर ये इनपुट कॉम्बिनेशन हो तो मुझे आउटपुट 1 चाहिए, ये कॉम्बिनेशन अगर आए तब तब 1 होना चाहिए, अदरवाइज 0 होना चाहिए।
कि आप अपनी मर्जी से ही सम ऑफ मिन टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स। अब यहाँ पे यूजर की मर्जी है कि जिन जिन कॉम्बिनेशंस में वो वन लेना चाह रहा है वो ले सकता है। तो उसका पहले आप टेबल बना लें इस तरह कि अब तीन अगर वेरिएबल्स हैं, तीन इनपुट्स हैं, तो उसके लिए टोटल कॉम्बिनेशन जितने बनते हैं 8 बनते हैं, ठीक है। तो उसने 8 कॉम्बिनेशंस लिख लिए इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रुथ टेबल, ठीक है। और जहां जहां उसको वन रिक्वायर्ड था अपनी मर्जी से उसने लिख दिया वन। ये कोई लॉजिक पे बेस नहीं कर रहे, किसी लॉजिक गेट की आउटपुट नहीं है, किसी सर्किट की आउटपुट नहीं है, ये यूजर की अपनी मर्जी से उसने लिख दी। so that's why it is called user defined primitives, ठीक है। तो ये लॉजिक गेट बना लिया। अब ट्रुथ टेबल बना लिया। ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट कराने का ये तरीका है। फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना आ जाता है कि अब ये मॉड्यूल ही ना, इसको प्रिमिटिव का नाम दिया गया, प्रिमिटिव। तो इसलिए स्टार्ट में मॉड्यूल नहीं आएगा बल्कि प्रिमिटिव आएगा, और ऐसे ही एंड में एंड मॉड्यूल नहीं आएगा बल्कि एंड प्रिमिटिव आएगा। ठीक है, बाकी का काम बिल्कुल वही है। प्रिमिटिव का कीवर्ड लिख के उसने आगे उसको नाम दिया है यूजर, यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव, और उसको वो कोई 0 2 4 6 7 नंबर दे रहा है। ये प्रोबेबली इसलिए दे रहा है क्योंकि इसने जो मिन टर्म्स सेलेक्ट किए हैं वो 0 2 4 6 और 7 की, ताकि रीडर को जो उस कोड को रीड कर रहा है उसको देखते साथ पता चल जाए कि इन इन मिन टर्म्स को ये कंसिडर कर रहा है। सम ऑफ मिन टर्म्स इन इनका ले रहा है। 0th मिन टर्म, 2nd मिन टर्म, 4th 6th और 7th। 0th 2nd 4th 6th एंड 7th, ठीक है। आगे उसने आउटपुट बता दी उसकी, डी इज आउटपुट है, ये आउटपुट आ गई, ठीक है। ये कमेंट में ये ट्रुथ टेबल दिखाने के लिए इसने यहाँ पे लिख दिया, वरना ये कोड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कोड का हिस्सा ये कोड है 0 0 0 कॉलन स्पेस है इनके बीच में, और फिर आउटपुट और एंड में सेमी कॉलन। सो कॉलन के बाद जो भी लिखेंगे वो आउटपुट होगी, उससे पहले इनपुट होगी आपकी। ये इनपुट बिट्स हैं, ए बिट, बी बिट, सी बिट, ठीक है। और ये ए बी सी कोड का हिस्सा नहीं है, अगेन ये हमें दिखाने के लिए उसने इसको ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ये लिख दिया, ठीक है। तो ये डी आउटपुट आ गई, इनपुट इसकी ए बी और सी थी, वो उसने एज इट इज लिख दी। देन ही इज गोइंग टू राइट द ट्रुथ टेबल फॉर डी इज इक्वल्स टू, तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है ए बी और सी, और ये अगेन ये एक डॉक्यूमेंट वो है, कमेंट है आपको समझाने के लिए, हम रीडर्स के समझने के लिए, तो उसने हमारी आसानी के लिए ये लिख दी है, ना ये ना भी लिखे तो उसका काम चल जाएगा। देन ट्रुथ टेबल को डिफाइन करने के लिए टेबल का कीवर्ड है, ठीक है। टेबल का कीवर्ड आपने स्टार्ट करना है, और जब आपने ओपन कर दिया एक टैग आपने क्लोज भी कराना है, एंड टेबल, ठीक है। इसके बीच में आप ये सारा इसकी ट्रुथ वैल्यूज लिख सकते हैं, और इस तरतीब में आपने लिखनी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सो हमने लॉजिक गेट्स का HDL कोड लिखना देख लिया है, कैसे लिखते हैं, मॉड्यूल से लिखते हैं। हमने असाइनमेंट बुलियन एक्सप्रेशंस का देख लिया कोड कैसे लिखते हैं, और हमने ट्रुथ टेबल को अगर लिखना हो, देखिए यही तीन चीजें ना हमारे पास ट्रुथ टेबल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल लिखते हैं, तब हम उसके बुलियन सिंप्लीफाई करने का में से फिर बुलियन एक्सप्रेशन आ जाता है, और फिर हम उसकी डायग्राम बनाते हैं। सो तीनों फॉर्मेट्स के आपको हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कोड लिखने अब आ गए हैं, ठीक है। यू कैन राइट द HDL फॉर अ सर्किट, यू कैन राइट द HDL फॉर Boolean expressions, you can write the HDL code for truth tables. इसमें किसी कंफ्यूजन? नो सर। जी, सो आगे चलते हैं। सो यूं हम यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स कहते हैं, बेसिकली कर रहे हैं हम ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब आगे वो ये जो इसने अपना सर्किट बनाया था, ये इसको लेट से यूज करना चाह रहा है एक सर्किट के अंदर, एक और सर्किट बना रहा है जिसमें वो जो उसने अपनी यूजर डिफाइंड चिप है, यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव है 0 2 4 6 7, वही प्रीवियस एग्जांपल वाली, उसकी आउटपुट को लेट से वो एंड गेट के साथ भी कनेक्ट करके एक नया सर्किट बना रहा है। लेट से उसके सर्किट की लॉजिक कुछ इस तरह करके है, तो उसने वो सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब इसका अगर कोड लिखना है तो वैसा ही जिस तरह हमने सर्किट्स का लिखना होता है,
हम मॉड्यूल के कीवर्ड से लिखेंगे, आगे सर्किट का नाम ले देंगे, देन वी हैव आउटपुट्स विच आर ई एंड एफ इन दिस केस, एंड देन इनपुट्स ए बी सी एंड डी, वो लिख ली। अब आपने आउटपुट इनपुट्स को इंडिविजुअली डिफाइन कर देना, इनमें से आउटपुट कौन सी है, ई और एफ आउटपुट है, और इनपुट आ गई ए बी सी और डी, ये लिख दी। अब आपने जो एक अपना वो डिफाइन किया यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव, इस प्रिमिटिव का हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह। सो ये उसका नाम देगा यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव का, जो कि हमने ये यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जैक्टली यही नेम उधर चला जाएगा। ठीक है, ये पहले डिफाइन हुआ होगा, फिर ये कोड रन होगा। ठीक है, जिस तरह क्लास बनी हो तभी उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ना, ये तो नहीं हो सकता क्लास आपने डिफाइन ही नहीं की और आप उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने जा रहे हो। सो ये हमने पहले बनाना है। ठीक है, ये कोड पहले लिखेंगे, सेव करेंगे, फिर ये कोड चलेगा। तो वो यहाँ पे बनाएंगे। देन इसके ये इनपुट्स और आउटपुट पोर्ट्स आ गई, ई और ए अगेन इसकी आउटपुट, ई इसकी जस्ट इस चिप की तो एक ही आउटपुट है ना ई, तो ये ई आउटपुट आ गई और ये तीन इसकी इनपुट्स आ गई। एंड देन वी हैव एन एंड गेट। ठीक है, एंड, और ये इसने आप एक चीज आपने नोट की होगी, यहाँ पे इसने नाम नहीं दिया, ना ही इसको मॉड्यूल को नाम दिया है और ये जी को भी नाम नहीं दिया, तो ये बेहतर होता है आप नाम दे दें इनको। ठीक है, यहाँ पे इसको M1 कह दें और इसको गेट 1 कह दें तो बेहतर होगा। ठीक है, जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे एंड G1, देन इसकी आउटपुट F, और ये इसकी इनपुट है, एक E आ गई, दिस इज one of the input and then the other input is D. So ये जो गेट होता है, नेम होता है ना, ये ऑप्शनल होता है, तो ये इसने कमेंट में लिखा हुआ है ऑप्शनल गेट इंस्टेंस नेम ओमिटेड। तो ये मर्जी होती है लिख रहे हैं ना लिखें, तो लिख देना बेहतर है मेरे ख्याल से। ठीक है, एंड देन वो एंड मॉड्यूल कर रहा है, तो यूं उसने उस यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव को यूज कर लिया इस सर्किट डायग्राम के अंदर। देन हमने लास्ट क्लास में 2x4 जो डिकोडर देखा था सर्किट, उसका वो जो हमारी फिजिकल क्लास हुई थी ट्यूसडे को, 2x4 डिकोडर देखा था उसमें विद एन एनेबल इनपुट। अगर उसका मैंने कोड लिखना हो तो कैसे इस तरह का आएगा कोड। ठीक है, अगेन ये सर्किट है, तो मैं मॉड्यूल के कीवर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ डिकोडर 2x4 गेट्स, ये अंडरस्कोर गेट्स इसने ऐसे लिख दिया, टू मतलब नाम है, कुछ भी दिया जा सकता। देन उसने आउटपुट लिख दी। ठीक है, आउटपुट इसकी डी है। ठीक है, नाउ आउटपुट उसने इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप लिखी है, एक एरे की फॉर्म में। ठीक है, उसने इंडिविजुअली D0 D1 D2 D3 नहीं किया, बल्कि इसको एक एरे के नाम पे, डी के नाम से उसने डिफाइन की है। एंड देन ए और बी उसकी इनपुट है, ये 1 बिट्स की है लेकिन ये 4 बिट्स की है, डी इट्स एन एरे। ठीक है, ऐसी एनेबल 1 बिट की है इनपुट। देन आउटपुट, अब ये तरीका है एरेज को मतलब अगर आपके पास मल्टी बिट्स की अगर आउटपुट या इनपुट है तो उसको लिखने का ये तरीका है। तो यहाँ पे आउटपुट को स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये 1 बिट की नहीं है बल्कि ये 4 बिट्स की है, 0 से लेकर 3 तक, यानी 4 बिट्स की ये आपकी आउटपुट है। नाम इसको डी का दिया गया। चाहता तो वो अलग-अलग भी कर सकता था, D0 D1, उस तरह जरा आपका कोड लेंथी हो जाना था, तो उसने एरे का सहारा लिया इस बार। ठीक है, तो और उसने डिफाइन किया है कि आउटपुट मेरी एक सिंपल एक 1 बिट आउटपुट नहीं है बल्कि एरे है, और उसको लिखने का ये तरीका है। बाकी इनपुट हमारी 1 बिट्स की हैं तो उसने एज इट इज लिख दी। ए और बी ये डाटा इनपुट्स आ गई, और एक ये इसकी एनेबल की, इस चिप इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हमने देखा था लास्ट टाइम, हमने एक एनेबल की इनपुट भी डिकोडर को पास की थी, तो वो आ गई इनपुट। देन यहाँ पे नॉट गेट्स लगे हुए हैं, तो इन वायर्स को इसने नाम दे दिया है, इसको वो ए नॉट कह रहा है, then we have a wire with B not, and then we have a wire with enable not. So ये wires इसने डिक्लेयर करा दी। उसके बाद ये नॉट गेट एक ही बार लिख के तीनों नॉट गेट्स को इसको वो G1 कह रहा है, नाम दिया है, इसको G2 कह रहा है और इसको G3। तो एक ही बार इसने नॉट का कीवर्ड लिखा है और जितने सर्किट के अंदर जितने भी नॉट गेट्स हैं उसको बारी बारी लिख रहा है। तो पहला G1 है,
इसकी आउटपुट आ गई ए नॉट, ये जो हमने वायर डिफाइन की है ए नॉट, ये इसकी आउटपुट है और इसकी इनपुट है ए। देन वी हैव G2 जिसकी आउटपुट है बी नॉट एंड इनपुट है बी। एंड देन वी हैव G3 जिसकी आउटपुट है ई इनेबल नॉट, ठीक है, और इनपुट है इनेबल दिस। देन इस सर्किट में हमारे पास दूसरी चीज नैंड गेट्स हैं। अब 4 नैंड गेट्स हैं, उसने एक ही बार नैंड लिख के चारों गेट्स के नाम लिख दिए, इसको वो G4 कह रहा है। एंड देन दिस इज 5 G5 G6 G7, तो बारी बारी उसने लिख दी है। अब पहला G4 की आउटपुट D0 है, तो ये देखें सब्सक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा है इसने D और इसका इंडेक्स 0 दे, क्योंकि D एरे है तो इसका इंडेक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है नैंड की आउटपुट 1 बिट है, 4 बिट्स आउटपुट नहीं है, तो ये 1 बिट D की फर्स्ट बिट उठा रहा है ये। और इनपुट इसकी थी यहाँ से, ये देखें ये ए नॉट बनती है, ए नॉट इनपुट आ गई, और दूसरी इसकी इनपुट बी नॉट है, तो ये बी नॉट आ गई, और तीसरी इनपुट ये तीनों चारों में जो कॉमन है वो इनेबल नॉट है, तो इनेबल नॉट चारों में है, इनेबल नॉट इनेबल नॉट इनेबल। तो 3 इनपुट्स का है, 3 इनपुट्स आ गए, एक आउटपुट आ गया। ऐसी G5 की D1 आउटपुट है, एंड देन फर्स्ट इनपुट इसकी ए नॉट ही है, सेकेंड इनपुट इसकी बी है, ये बी है, तो यहाँ पे बी आएगा, बी नॉट नहीं आएगा। एंड देन थर्ड इनपुट इनेबल नॉट। ऐसे ही G6 की D2 आउटपुट है, G6 की D2 आउटपुट है, फर्स्ट इनपुट इसकी ए है तो ए लिख दी, सेकेंड इनपुट इसकी बी नॉट है तो बी नॉट आ गई, और थर्ड इनेबल नॉट। ऐसे ही जो फाइनल गेट है G3 इसकी D3 आउटपुट आ गई, एंड देन वी हैव दिस विच इज ए आ गया, देन सेकेंड इनपुट इज बी आ गया, एंड देन थर्ड इनपुट इज इनेबल नॉट। एंड में सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा। यहाँ पे ये एंड मॉड्यूल कर रहे हैं, तो ये पूरे का पूरा सर्किट हमारा 2x4 डिकोडर का इम्प्लीमेंट हो गया इन हार्ड HDL। तो अब आपसे कहा जाए कि डिकोडर 2x4 डिकोडर का लेट से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द HDL कोड फॉर 2x4 डिकोडर, so you have to write this। ये आप खुद से रफ वर्क में बनाएंगे, अगर कोई किसी के जेहन में नहीं है, किसी को याद नहीं है, वो रफ वर्क में ये डायग्राम बनाएगा और उसको देख के ये कोड लिख सकता है, ठीक है। फिर ये ना कहेगा कि सर आपने तो करवाया नहीं। अब जरूरी नहीं है मैं 2x4 का ही दूं, हो सकता है मैं कह दूं एनकोडर का कोड लिखें, 4x2 का एनकोडर का कोड, तो वो भी आप ऐसे ही लिखेंगे, सर्किट डायग्राम से ड्रॉ करके रफ में, या बेहतर यही है वहीं पे कर दें क्वेश्चन के आगे, एंड देन उसको देख के आप ये कोड लिख सकते हैं। लिख लेंगे ना? जी जी सर लिख लेंगे। चल एक स्टूडेंट ने तो कह दिया लिख लेगा वो। देन आगे एक और एग्जांपल देख लें इसकी HDL की। यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर रहा है जो हमने एडर्स का लिखे थे, बाइनरी एडर्स को देखा था। तो हाफ एडर से कहानी स्टार्ट हुई थी, हाफ एडर का ये सर्किट है, तो ये हाफ एडर का मॉड्यूल बना रहा है, मॉड्यूल हाफ एडर। अच्छा, अब आउटपुट्स और इनपुट जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे वो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में आपका कोड और शॉर्ट हो जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट का कीवर्ड लिखें और इसकी आउटपुट्स बता दें S, C जितनी आउटपुट्स हैं, फिर कॉमा लगा के आप इनपुट का कीवर्ड लिखें और इनपुट्स बता दें, ठीक है। देन यहाँ पे पहला इसका एक्सक्लूसिव और का गेट है, तो एक्सक्लूसिव और गेट यहाँ पे अगेन ये नाम नहीं दे रहा, G1 G2 नहीं दे रहा, डायरेक्ट लिख रहा है। बेहतर ये है कि आप यहाँ पे G1 जो हमारा प्रॉपर तरीका है G1 G2 लिखें यहाँ, ये हमारा गेट 1 है, ये गेट 2 है। सो नाम दे दें तो बेहतर है, तो ना दें तो भी कोड चल जाएगा क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। सो एक्सक्लूसिव और हमें आउटपुट सम दे रहा है और ये इसकी इनपुट्स हैं x और y। ऐसे एंड गेट है, उसकी आउटपुट C है कैरी, और x और y इनपुट। तो ये इसने हाफ एडर का कोड लिख लिया इतनी सी जगह पे, ये हाफ एडर का मॉड्यूल बन गया। ऐसे ही अब इसको यूज करते हुए इसका इंस्टेंस क्रिएट करके, ये देखें ये हमारे पास ये हाफ एडर्स लगे हुए हैं ना, ये पहला हाफ एडर आ गया और ये दूसरा हाफ एडर आ गया, इन दोनों से मिलके ये फुल एडर बनता है, हाफ एडर 1 हाफ एडर 2। सो यहाँ पे यही काम कर रहा है, मॉड्यूल फुल एडर का बनाना चाह रहा है। आउटपुट इसकी S और C है, आउटपुट S और C, और इनपुट अब तीन बिट्स हैं X Y और Z।
XYZ। देन वो वायर्स डिक्लेयर कर रहा है, तो S1 वायर है ये इस हाफ एडर की, ये S1 हो जाएगी, ये कैरी 1 कहलाएगी। ऑब्वियसली ये वायर्स भी हैं, हमें ये डिक्लेयर करवानी है। और कौन सी वायर है, और ये C2 वायर बना रहा है जो कि इधर से इसमें जाएगी इस और गेट में। ठीक है, तो 3 इसने वायर्स डिक्लेयर कर दी। देन अब वो इन हाफ एडर के इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, इंस्टेंशिएट हाफ एडर्स। तो दो बार करने पड़ेंगे इसको, इसके इंस्टेंस। तो देखें हाफ एडर फर्स्ट टाइम वो हाफ एडर मॉड्यूल नेम उसको नाम दे रहा है HA1, तो HA1 और इसकी आउटपुट S1C1 है, S1 सॉरी दिस S1 और C1, S1C1 और इनपुट आ गई XY। अगेन एक और हाफ एडर बना रहा है जिसको HA2 का नाम दे दिया इसने। अब इसकी फर्स्ट सम जो है आउटपुट वो सम है, जो अगली आउटपुट है ये दिस इज C2 कैरी 2 जो हमने वायर बनाई थी यहाँ पे, ये C1 थी और ये C2 थी। तो ये इसकी आउटपुट्स आ गई, और इसकी इनपुट्स क्या हैं, ये सम1 इसकी पहली इनपुट है और सेकंड इनपुट इसकी Z है, ये तीसरा हमारी बिट। ठीक, एंड देन वी हैव दिस OR गेट। तो ये OR गेट आ गया, इसको इसने G1 का नाम दिया है, G1, और इसकी इनपुट ये दे रहा है पहली C आ रही है इनपुट, C हमारी किस कहाँ से आ रही है, सॉरी ये आउटपुट है C, एंड देन इनपुट पहली C2 है, ये C2 इधर से आ गई, और दूसरी C1 है, तो C1। तो ये फुल एडर भी इंप्लीमेंट हो गया। जब आपके पास सामने सर्किट हो, सर्किट को देख के कोड लिखना बहुत आसान है। तो देखें आपके पास प्रॉब्लम कोई आती है, कोई भी लॉजिक, तो आपने उसका ट्रुथ टेबल लिखना है। ट्रुथ टेबल से आप कार्नोफ मैप बनाएंगे, कार्नोफ मैप के बाद आपके पास सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन के बाद आप सर्किट बना सकते हैं, और सर्किट के बाद आप आराम से उसका कोड लिख सकते हैं। तो यूं ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। देन अब फर्दर वो एक और स्टेप आगे चल रहा है, अब फूड एडर्स को यूज करते हुए वो बाइनरी एडर बनाना चाह रहा है। तो ये हमने सर्किट बड़े हम बाखूबी वाकिफ हैं, कोई 5-6 लेक्चर्स हमने यही देखते रहे हैं, इसी के साथ खेलते रहे हैं। तो अब हम छठी बार इसके साथ खेलने जा रहे हैं, और अब हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं। तो इस टाइम ये इसका कोड लिख रहा है, मॉड्यूल का नाम दे दिया, इसको नाम दे रहा है रिपल कैरी 4 बिट एडर, काफी फैंसी सा नाम दे दिया इसने, लंबा सा। और आगे आउटपुट वैसे ही 4 बिट की आपकी आउटपुट है, S0 S1 S2 S3, तो ये 4 बिट की आउटपुट इसने बता दी सम। और एक आपके पास C4 भी होता है 1 बिट का, तो ये भी आपकी आउटपुट ही होती है, तो इसने कॉमा आउटपुट ही इसको लिखा है C4। देन वो कॉमा अब इनपुट, तो ये इनपुट हमारी दो हैं 4-4 बिट्स की। सो दो इनपुट्स आ गई A और B 4-4 बिट्स की, तो दोनों ही एरेज हैं, A भी एरे है और B भी एरे। और एक आपके पास इनपुट C0 होती है 1 बिट की, तो वो उसने इनपुट C0 लिख दी। देन देयर आर सम वायर्स, so these are our wires in this case, C1 C2 C3, C1 C2 C3 are considered to be wired intermediate carriers जो इंटरनल सर्किट के अंदर यूज हो रही। देन अगेन अब आपको पता है आगे क्या काम करना है, इसने फुल एडर के इंस्टेंस 4 क्रिएट करने हैं। तो फुल एडर का ये इस पहले को FA0 कह रहा है, दूसरे को FA1 कह रहा है, तीसरे को FA2 और चौथे को FA3, और उसके अंदर अप्रोप्रिएट इसके सम इनपुट्स एंड देन आउटपुट्स। First इसकी ये आउटपुट है, सॉरी sum0 is an output and C1 is also output and these three are the input। इस तरह नेक्स्ट की sum1 और carry 2 आउटपुट है, और A1 B1 और C1 इनपुट्स थी, एंड सो ऑन, ये सिलसिला ऐसे चलेगा। चारों आपने फुल एड्रेस डिफाइन कर देंगे। नहीं अभी नहीं आया, एंड देन इसका ये आपने मॉड्यूल क्लोज करवा देना है, और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया ऐसे।